नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। देखिए, रीट एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत एनसीईआरटी 11 साइकोलॉजी का वैसे टेस्ट नंबर ये 61 है साथियों। स्पेशल अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे बहुत ही नवीन प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन निकाले जाते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा, वहीं से क्वेश्चन तैयार करके लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, इन चीज़ों को आप हर जगह नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं डीएनए से बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं, दोनों से ही बने होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुख्यतः है, मतलब जो गुणसूत्र है इनका निर्माण किससे होता है मुख्य रूप से। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 में सही जो आंसर है वो रहेगा आपका, गुणसूत्र का निर्माण मुख्य रूप से डीएनए से निर्मित होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन, बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखना है बालक के विकास के बारे में। पहला है, अधिकांश बच्चे 7 महीने की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं। दूसरा है, 8वें महीने तक सहारे के साथ वो खड़े हो सकते हैं। तीसरा है, 1 वर्ष की उम्र तक चलने लग जाते हैं। चौथा है, दूध के दांत 12 महीने में आना आरंभ होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, असत्य कथन आपको जो लग रहा है। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में अगर सही आंसर की बात करें तो चौथा विकल्प आपका सही है, बाकी यही असत्य कथन है, क्योंकि पूछ क्या रहा है, असत्य कथन। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सत्य कथन है और चौथा कथन क्या है, असत्य है। कैसे? जिससे पहले कथन को देखेंगे कि जो अधिकांश है बच्चे होते हैं वो कितने महीने की आयु में लगभग बिना सहारे के बैठ सकते हैं, लगभग उस 7 महीने की आयु के हो जाते हैं, तब वो बिना सहारे के बैठना आरंभ कर देते हैं साथियों। जब वो 8 महीने की आयु पे हो जाते हैं तो वो सहारे के साथ खड़े होना भी आरंभ कर देते हैं। जब वो 1 वर्ष के हो जाते हैं तो वो चलने लग जाते हैं। ये तीनों सत्य है, लेकिन दूध के दांत 12 महीने में आना आरंभ नहीं, बल्कि दूध के दांत तो 6 महीने प्लस जैसे ही शिशु जाता है उसके दूध के दांत आना आरंभ हो जाते हैं। नीचे वाले जबड़े के जो सामने के जो 2 दांत है सबसे पहले वो आते हैं। ठीक है, यहाँ आपका जो चौथा कथन है ये असत्य है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो साथियों, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा पेशीय विकास के संबंध नहीं रखता है। उंगली निपुणता व नेत्र हस्त समन्वय, उछलना कूदना और दौड़ना, आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं जैसे प्रश्न करना, तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना। तो इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प आपको लग रहा है जिसका संबंध पेशीय विकास से नहीं है। बताइए प्रश्न संख्या 3 में सही विकल्प। देखिए, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर एक बार मैं बता देता हूं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा ही विकल्प सही है। कैसे है, पेशीय विकास, उंगली निपुणता और नेत्र हस्त समन्वय, यहां पर ये सूक्ष्म पेशीय कौशल में आ जाता है साथियों। उछलना कूदना दौड़ना ये भी पेशीय विकास से संबंध रखता है। तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना, ये भी पेशीय विकास में आ जाता है। लेकिन आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, अगर ऐसे प्रश्न बालक करने लग गया है तो उनका संबंध पेशीय विकास से न होकर इनका संबंध संज्ञानात्मक विकास से रहेगा। किससे रहेगा, संज्ञानात्मक विकास से। यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है वो सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन, एडोलसेंस किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, लैटिन, अरबी और ग्रीक। तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प का चयन करो।
इजी क्वेश्चन लगा होगा और आपने डायरेक्ट ही इसमें या तो लैटिन भाषा लगा दी होगी, लैटिन ही लगाई होगी अगर वास्तव में आपने पढ़ रखा है तो, लेकिन फिर भी आपने गलत लगा दी। क्यों? क्योंकि एडोलसेंस एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या पूछा है? किस भाषा का शब्द है एडोलसेंस? ये नहीं पूछा है एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? किस भाषा का है? तो साथियों एडोलसेंस तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किशोर अवस्था, और इस एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है। किससे हुई है? एडोलसियर शब्द से हुई है। तो ये एडोलसियर लैटिन भाषा का है, लेकिन एडोलसियर शब्द से जो अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस बना है, तो फिर आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा, न कि दूसरा विकल्प सही रहेगा। साथियों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था, क्वेश्चन आपको याद भी था, इजी भी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा दिया था। अगर प्रश्न पूछ लेता एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है, और एडोलसेंस किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी का। तो फिर यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा व क्षुब्धशीलता या बुलिमिया जैसे विकार कौन सी अवस्था में सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो नाम तो सुना होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा और क्षुब्धशीलता या बुलिमिया का। 5वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो। देखिएगा, पहले एक बार सही आंसर बताइए, फिर हम इसके बारे में एक एक चीज़ को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए इन चीज़ों को। इसका जो सही आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 5 में, वो रहेगा किशोरावस्था। कैसे सही रहेगा मैं आपको बता दूं। एनोरेक्सिया नर्वोसा और जो क्षुब्धशीलता है ये भोजन संबंधी विकार होता है साथियों। कैसा विकार होता है? भोजन संबंधी विकार होता है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसमें जो किशोर या किशोरियाँ होते हैं वो अपने आप को फिट करने के लिए, ठीक है, बहुत ही कम भोजन करते हैं, बहुत ही कम, ताकि उनका शरीर सुंदर दिखे, किसी भी प्रकार की चर्बी उनके उस शरीर पर न दिखे और वो दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे दिखे। इस प्रकार से किशोरों की और किशोरियों की सोच होती है, इसलिए वो भोजन करना बहुत ही कम कर देते हैं या भोजन ही नहीं करते कई बार, तो इसलिए वो कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं साथियों। ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और क्षुब्धशीलता या बुलिमिया में क्या होता है? व्यक्ति खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, बहुत ज़्यादा, जितनी क्षमता नहीं होती है जब तक दूसरे उठा के नहीं ले जाए वहाँ से, तब तक वो खाता रहता है, वो होता है क्षुब्धशीलता या बुलिमिया। तो साथियों यहाँ पर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में पाई जाती है। यहाँ पर क्षुब्धशीलता या बुलिमिया किसी भी अवस्था में हो सकती है, पाया जा सकता है, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से किशोर किशोरियों की आहार ग्रहण संबंधी या भोजन संबंधी विकार है साथियों। थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 5 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 6वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व की पहचान क्रमशः विकसित होना कौन सी अवस्था की मुख्य विशेषता है? संवेदीपेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न संख्या 6, सही विकल्प का चयन करो आप, कौन सा विकल्प सही रहेगा 6वें क्वेश्चन में। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प, संवेदी पेशी अवस्था, अर्थात 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। इसी में बालक वस्तु स्थायित्व की पहचान विकसित होना इस अवस्था की मुख्य विशेषता मानी जाती है। लगभग बालक जब 18 महीने का हो जाता है तो उसको पता होता है कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है तब भी उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व बना हुआ होता है। इसको ही कहते हैं वस्तु स्थायित्व। जैसे मान लीजिए बालक को खिला रहे हो, कोई खिलौना है और अचानक से आपने एकदम कहीं से छुपा दिया खिलाते खिलाते ही, और आप कहते हो कि यार वो तो कहाँ है, मेरे पास नहीं है, या गायब हो गया, उड़ गया। बालक को तब भी पता रहता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं है, उसका अस्तित्व मौजूद जरूर है। तो साथियों ये लगभग 18 महीने की उम्र में हो जाता है, 18 से 24 के बीच में हो जाता है।
तो आराम से तो यहाँ पर 0 से 2 के अंतर्गत ही ये आ जाएगा। इसलिए प्रथम विकल्प संवेदी पेशी अवस्था इसका सही आंसर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। 7वां क्वेश्चन है आपके, एक छोटा बच्चा फूला हुआ गुब्बारा पकड़ता है जो तीव्र ध्वनि के साथ उसके हाथों में फट जाता है। बच्चा डर जाता है। अब अगली बार उसे गुब्बारा पकड़ाया जाता है तो उसके लिए यह तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न करता है। इसमें कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। तो साथियों 7वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा? देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे। वापस मैं बता दूं, एक क्वेश्चन अलग से नहीं है, पूरी बुक में से बहुत ही छांट करके, बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन बनाए हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। इसका राइट आंसर है प्राचीन अनुबंधन। जहां कहीं भी भय की अनुक्रिया उत्पन्न होती है, भय को दूर करने के लिए प्राचीन अनुबंधन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी बालक के फूला हुआ गुब्बारा उसको पकड़ा दिया और तीव्र ध्वनि के साथ में वो जब गुब्बारा हाथों में ही यदि उसके फट जाता है तो बालक डरेगा, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। तो ये तो यहाँ से जो डर हो रहा है वो स्वाभाविक है। लेकिन जब उसे आप अगली बार गुब्बारा पकड़ाते हो तो पकड़ाते ही वो फटेगा नहीं, फिर भी बालक उससे बहुत डरने लग जाएगा। तो साथियों ये प्राचीन अनुबंधन में इसी प्रकार से अधिगम होता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 7वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन अनुबंधन के निर्धारकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 1, 2, 3 और 4। देखिए प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक यहाँ पर बताने हैं आपको। 8वें क्वेश्चन में सही विकल्प बताइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 8 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प। मैंने आपको इसके निर्धारक या प्रकार पढ़ा रखे हैं। जैसे विलंबित अनुबंधन भी प्राचीन अनुबंधन का प्रकार है, सहकालिक अनुबंधन भी इसका प्राचीन अनुबंधन का प्रकार है। इस प्रकार मैंने चारों प्रकार आपको अच्छे से पढ़ाए थे। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 8 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन, घरों में बच्चे अपनी मां के न रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहां जार में मिठाई छुपा कर रखी गई है और मिठाई खा लेते हैं। यह किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत और कर्मिक अधिगम। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प बताइएगा। कौन सा विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इन प्रश्नों का। हो सकता है डायरेक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, बिल्कुल सेम टू सेम। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया था। जिसे चूहा लीवर को दबाता है तो वहाँ पर उसके लिए एक भोजन की गोली आती थी। ऐसे यहाँ पर बच्चे माँ नहीं है तो ढूंढने की क्रिया कर रहे हैं, तो ये तो क्रिया हो रही है। और जब उनको मिठाई मिल जाती है तो वो पुनर्बलन का कार्य करती है। तो साथियों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 में सक्रिय अधिगमकर्ता माना है इन्होंने। प्रश्न संख्या 9 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। तो चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी सृजनात्मक चिंतन की विशेषता नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण और व्यतिकरण। तो इनमें से बताइए प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर। कौन सी विशेषता सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आती है साथियों? 10वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत लचीलापन आता है, मौलिकता या नवीनता आती है, विस्तारण आता है। लेकिन साथियों जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण सृजनात्मक चिंतन की विशेषताओं के अंतर सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 10 में, यही आपका सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 11,
इनमें से कौन सा जैविक अभिप्रेरक नहीं है? भूख, आत्मसिद्धि, प्यास और काम सिद्धि। जैविक अभिप्रेरक का मतलब एक बार तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैविक अभिप्रेरक का अर्थ होता क्या है। उसके बाद में आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो चलिए, जैविक अभिप्रेरक का अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, एक बार आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है साथियों आत्मसिद्धि। मैं आपको बता दूं, अगर आत्मसिद्धि विकल्प में नहीं होता तो काम सिद्धि आपका राइट आंसर होता, लेकिन काम सिद्धि विकल्प में है, आत्मसिद्धि भी विकल्प में है, और यहाँ पर आत्मसिद्धि सीधा सीधा अर्जित अभिप्रेरक है साथियों, जैविक नहीं है कभी भी। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। कैसे? जैविक का मतलब होता है वह अभिप्रेरक जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे भूख है, प्यास है, ये दोनों तो बिल्कुल जरूरी है, ये तो पूर्ण रूप से जैविक ही है। नींद है, ये पूर्ण रूप से जैविक है। लेकिन काम सिद्धि को कई मनोवैज्ञानिक तो जैविक में रखते हैं और कई सामाजिक में रखते हैं साथियों। जो आत्मसिद्धि है वो जैविक के अंतर्गत आएगा ही नहीं कभी भी। अगर जो यहाँ पर एक और विकल्प होता आत्मसिद्धि की जगह, जैसे नींद होती, और फिर आप कौन सा विकल्प सही करते, फिर आप काम सिद्धि आपको सही करना पड़ता, क्योंकि नींद जरूरी है, भूख जरूरी है, प्यास जरूरी है, लेकिन काम सिद्धि को कई ने जैविक के अंतर्गत शामिल नहीं कर रखा है। लेकिन अगर एक और अलग ऑप्शन है, ये इस काम सिद्धि से भी कमजोर पड़ गया, तो फिर उसको हम सही आंसर करेंगे। 11वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की ओर। प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। विभेदन, सामान्यीकरण, विलोपन और स्वतः पुनः प्राप्ति। 12वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए, कौन सा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। तो देखिए 12वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा स्वतः पुनः प्राप्ति, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि प्राचीन अनुबंधन में कोई भी यदि अनुबंधित अनुक्रिया है, मतलब अनुबंधन हुआ है और वो समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद, विश्राम अवधि मतलब कुछ समय बाद, उसका पुनः प्रकटीकरण, जब वो वापस अनुबंधित अनुक्रिया आ जाए तो उसको ही स्वतः पुनः प्राप्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी आदत थी रोज डेली वीडियो देखने की, कई दिनों से वीडियो नहीं देख रहे हो आप, कई दिनों से, और एकदम से आप वापस कह रहे यार वीडियो देखे याद आने लगी, तो वो होगी स्वतः पुनः प्राप्ति। ये तो मैंने एक छोटा सा ऐसे ही बोल दिया है साथियों, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन वहाँ पर जैसे कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, तो अनुबंधित अनुक्रिया थी उसकी घंटी के से लार का उत्पन्न होना, यही अनुबंधित अनुक्रिया थी, घंटी से लार का उत्पन्न होना। लेकिन यदि आप उसको भोजन नहीं देते हो तो घंटी से उसके मुंह में लार नहीं आएगी, और आप कुछ समय बाद देखते हो और घंटी बजे और फिर भी लार आ गई, तो फिर उसको ही स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हो। चौथा विकल्प सही रहेगा 12वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। तो आपके 13वां क्वेश्चन है, यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम होते हैं कहलाता है। जीववाद, अहम केंद्रवाद, भाव प्रबोधन और उपलब्धि की आवश्यकता। तो यदि हम अगर मानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन जैसे गुण होते हैं, तो और वो जो जीवन जैसे गुण होने के साथ में वो कार्य करने में भी सक्षम होते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 13 में सही विकल्प का चयन करो। देखिए 13वें क्वेश्चन में आपका जो प्रथम विकल्प है जीववाद वाला, वो ही सही आंसर है। कैसे? जीववाद का मतलब क्या होता है, हम कहीं पर जा रहे हैं, हम नहीं, छोटे बच्चों में पाया जाता है जीववाद। जो छोटे बच्चे चलते हैं, गिर जाते हैं, तो गिरते ही रोते हैं और जिस जगह पर गिरते हैं उस जगह को मारने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मेरे मारने से इसके भी लगेगी, तो फिर वही कहलाएगा साथियों जीववाद। चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, पत्थर हो, पेड़ हो, वो सभी के मारते हैं, खिलौनों को भी मारते हैं वो अपने। प्रश्न संख्या 13वें में प्रथम विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो साथियों 14वां क्वेश्चन, एक किशोर का मैच हारने के दुख, एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना जैसी क्रियाएं उदाहरण है। संस्कृतिकरण का, समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का, मानसिक तनाव का और आत्मीयता का। तो देखिए 14वें क्वेश्चन का सही विकल्प आपको बताना है। बताइए साथियों 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प। कैसे? क्योंकि किशोर मैच आ रहा है तो दुख क्या है, एक संवेग है साथियों ये, और संवेग होने के साथ साथ में वो अपनी माँ से लिपट रहा है, तो ये सामाजिक क्रिया है, तो समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं के ये उदाहरण है।
सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि क्वेश्चन बनाने में छांटना पड़ता है, एक एक विकल्प को देखना पड़ता है कि कौन सा विकल्प रखे जो इनसे मिलता जुलता हो। तो साथियों 15वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, व्यक्ति की आनुवंशिकीय विरासत को कहा जाता है जीन प्रारूप, दृश्य प्रारूप, दोनों और इनमें से कोई नहीं। 15वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइएगा। देखिए 15वें क्वेश्चन में सही विकल्प है आनुवंशिकीय विरासत को जीन प्रारूप कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आनुवंशिकी मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है उसको जीन प्रारूप कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है उसको दृश्य प्रारूप कहते हैं। साथियों प्रथम विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।